जय हिंद। आज का टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, जिसको इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो आज इस वीडियो में नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। ए टू जेड बातें जानेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। अब देखिए, जो नर्वस सिस्टम है ये होता क्या है। तो नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम जो हमारे पूरे शरीर को, संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करके रखता है। हम हाथ हिला पा रहे हैं तो ये भी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। हम चल पा रहे हैं तो ये भी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। हम बोल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। कहने का मतलब हमारे शरीर में जो भी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं तो उन सब का नियंत्रण करती है नर्वस सिस्टम। और जो बाहर की सूचनाएं हैं तो उसको हमारे मस्तिष्क तक, और जो हमारे मस्तिष्क में जो जानकारी भरी है तो उसको शरीर के अन्य भागों तक, संपूर्ण शरीर तक पहुंचाने का काम करता है नर्वस सिस्टम। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं तो उन सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो तंत्रिका तंत्र है वो किससे मिलकर बना होता है। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है वो तंत्रिका ऊतक से मिलकर बना होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो कोशिका है वो शरीर का इकाई है। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। और बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं। तो आज हम अंग तंत्र पढ़ रहे हैं, तंत्रिका तंत्र, जिसको इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, जो नर्वस सिस्टम है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा भाग है? पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिसरी तंत्रिका तंत्र, और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अब परिसरी तंत्रिका तंत्र को परिधि तंत्रिका तंत्र भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी 2 भाग हैं। अभी सिर्फ हम भाग बता रहे हैं, फिर सभी भागों को एक एक करके पूरा विस्तार से समझाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसके 2 भाग हैं। पहला है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कार्ड। ब्रेन को हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड को कहते हैं सुषुम्ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग, पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कार्ड। अब देखिए, जो परिसरी तंत्रिका तंत्र है, जो परिधि तंत्रिका तंत्र है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके भी 2 भाग हैं। कैसे? जो मस्तिष्क से, जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है, उससे 12 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, नसें निकलती हैं। और जो सुषुम्ना है, जो स्पाइनल कार्ड है, इससे 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, 31 जोड़ी जो नसें हैं वो निकलती हैं। तो मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें और जो सुषुम्ना है उससे निकलने वाली 31 जोड़ी नसें, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो यह बन जाता है परिधि तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यह आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक ना। तो ये 2 भागों में बटा है। एक होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो ये क्या हो जाता है? देखिए, हमारे ब्रेन से कितनी जोड़ी नसें निकल रही हैं? 12 जोड़ी नसें निकल रही हैं। और सुषुम्ना में से कितने जोड़ी नसें निकल रही है? 31 जोड़ी नसें निकल रही हैं। तो मस्तिष्क से 12 जोड़ी नसें जो निकलती हैं उनमें से कुछ नसें, और सुषुम्ना से जो 31 जोड़ी नसें निकल रही हैं तो उससे 31 जोड़ी नसों में से कुछ नसें, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अब समझते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कार्ड। तो जो ब्रेन है, ठीक ना, तो पहले ब्रेन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो ब्रेन है ये खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। जो हमारा ये खोपड़ी है उसके अंदर स्थित होता है ब्रेन।
ठीक ना। जो खोपड़ी है उसको इंग्लिश में स्कल कहते हैं और ये 8 हड्डियों का समूह होता है। उन हड्डियों को कहते हैं क्रेनियम नामक हड्डी, ठीक ना। तो क्रेनियम नामक हड्डी के अंदर जो ब्रेन है वो सुरक्षित रहता है। जो क्रेनियम नामक हड्डी है वो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा देता है। अब जो क्रेनियम नामक हड्डी है तो उसके जस्ट बाद तो ब्रेन नहीं आता है। जो ब्रेन है और जो क्रेनियम नामक हड्डी है उसके बीच में एक झिल्ली होता है, तो उस झिल्ली को कहते हैं मेनिंजॉइड झिल्ली। तो जो मेनिंजॉइड झिल्ली है, ठीक ना, तो वो कभी कभी प्रभावित हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु हैं, तो ये मेनिंजॉइड तक पहुंच जाते हैं। तो जब मेनिंजॉइड तक ये जीवाणु, जो बैक्टीरिया वो पहुंच जाते हैं, तो मेनिंजॉइड में क्या होता है, सूजन हो जाता है। तो जब सूजन होता है तो इसको मेनिंजॉइटिस नाम की बीमारी कहा जाता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो हमारा ब्रेन है उसका वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है और दुनिया में जितने भी संरचनाएं हैं तो सबसे कठिन संरचना मानव का जो मस्तिष्क है, ह्यूमन ब्रेन है, उसका माना जाता है। इतना जटिल संरचना दुनिया में किसी भी चीज का नहीं है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। जो ब्रेन है वो न्यूरॉन सेल का बना होता है, ठीक है। जो न्यूरॉन सेल है हमारे शरीर का ऐसा सेल जिसमें विभाजन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं पाया जाता, ठीक ना। कहने का मतलब एक सेल यदि खत्म होगा न्यूरॉन्स, तो फिर दोबारा उसी न्यूरॉन से दूसरा पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। तो ये न्यूरॉन्स की क्वालिटी होती है। और आप देखेंगे कि जो 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं तो इसमें जो न्यूरॉन्स हैं तो वो एक्टिव हो रहे होते हैं। 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उन्हीं में न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं और जितना एक्टिव 5 साल तक हो गया, ठीक ना, तो उतना ही न्यूरॉन्स एक्टिव रह जाते हैं। इसके बाद न्यूरॉन सेल एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बच्चों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों में जो न्यूरॉन्स सेल एक्टिव हो रहे हैं तो वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं और बच्चा देखा जाता है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। हमारे शरीर में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन सेल होते हैं, उनमें से केवल 15 बिलियन न्यूरॉन सेल ही एक्टिव होते हैं। तो ये तो थी सामान्य जानकारी ब्रेन के बारे में। अब देखते हैं ब्रेन के भाग, कि ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, जो ब्रेन है उसको 3 भागों में अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया है। जो ये ऊपर वाला भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये सबसे ऊपर वाला भाग, बड़ा वाला भाग, तो इसको कहा जाता है फोर ब्रेन। इसको हिंदी में अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। हमारा जो ये आंख है, ठीक ना, आंख से ऊपर में ऐसे स्थित रहता है ये फोर ब्रेन, ठीक है। तो इसको अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। दूसरा भाग है ये बीच वाला भाग, ये बीच में, ठीक ना, तो इसको कहते हैं मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। और जो ये पीछे का भाग है, पीछे इधर का भाग, ठीक ना, तो इसको कहा जाता है हाइंड ब्रेन। इसको हिंदी में कहते हैं फर्स्ट मस्तिष्क। तो समझ में आया होगा जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, उसके कितने भाग, 3 भाग होते हैं। पहला भाग अग्र मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में फोर ब्रेन कहते हैं। दूसरा भाग मिड ब्रेन, जिसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और तीसरा भाग है हाइंड ब्रेन, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट मस्तिष्क कहा जाता है। सॉरी, हिंदी में इसको हाइंड ब्रेन को क्या कहा जाता है, फर्स्ट मस्तिष्क। तो समझ में आया होगा ब्रेन के 3 भाग। अरे सरल सा है, सबसे ऊपर वाला भाग अग्र मस्तिष्क, अग्र भाग में, बीच वाला भाग मिड ब्रेन और जो पीछे का भाग है हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब जो ये 3 भाग हैं तो इसके भी कई भाग होते हैं, ठीक ना। तो इनके कई भाग होते हैं, चलिए उनको समझते हैं। तो देखिए, हम इस ब्रेन को अब बीच वाला जो काट होता है उसका चित्र बनाए हैं। तो देखिए, ये सबसे ऊपर वाला भाग, ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं आप, ये वाला भाग, ठीक ना, ये ऊपर वाला भाग, तो ये क्या है, यही तो फोर ब्रेन है, यही तो अग्र मस्तिष्क है। और अग्र मस्तिष्क का जो सबसे ऊपर वाला भाग है तो इसको कहते हैं सेरिब्रम, ठीक ना। ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, सेरिब्रम। और जो ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये बीच वाला भाग थोड़ा, ठीक ना, तो इसको कहते हैं थैलेमस। और इसके नीचे जस्ट वाला भाग ये कहलाता है हाइपोथैलेमस। तो जो अग्र मस्तिष्क है उसका 3 भाग हो गया, सेरिब्रम,
थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब देखिए दूसरा है मिड ब्रेन। तो जो मिड ब्रेन है तो इसके भी दो भाग होते हैं। जो मिड ब्रेन है ये वाला भाग देखें, बीच में मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। तो मिड ब्रेन के दो भाग, एक होता है सेरिब्रल और एक होता है कार्पोरा। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब सबसे पीछे जो इधर आप छुएंगे पीछे तो गड्ढा सा अनुभव होता है, वही होता है क्या, हाइंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क। तो इसके भी तीन भाग होते हैं। कहां कहां, तो ये वाला आप संरचना देखेंगे, ये वाला तो इसको कहते हैं पोन्स, और उसके पोन्स के नीचे वाला भाग ये कहलाता है मेड्यूला ऑब्लंगाटा। ठीक ना। अब ये जो पोन्स है और जो मेड्यूला, उसके जस्ट साइड में ये वाला भाग, पत्ती जैसे संरचना, तो इसको कहा जाता है सेरिबेलम। तो इसके भी तीन भाग होते हैं, जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, जो हाइंड ब्रेन होता है। तो ये भाग आपको समझ में आया होगा। ठीक ना। मस्तिष्क के तीन भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। चित्र के माध्यम से बहुत ही सरल माध्यम में मैं समझाने की कोशिश किया हूं। अब देखिए मस्तिष्क के जितने भाग थे, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, उनके कार्य को समझते हैं कि जितने भाग थे उनके कौन कौन से कार्य हैं, क्योंकि सभी अंगों के क्या अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि हमारा हाथ है तो हमारे हाथ का काम क्या है, भार उठाना, खाना खाना, ठीक ना, किसी चीज को पकड़ना। और पैर का काम क्या है, दौड़ना, चलना। तो उसी प्रकार से जो हमारा ब्रेन है उसका भी बहुत सारे अंग थे, और उन सभी अंगों का अलग अलग कार्य है, अलग अलग काम है। तो देखिए सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, इसको क्या कहते हैं, फोर ब्रेन। ठीक ना। तो जो अग्र मस्तिष्क है उसके तीन भाग थे, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। यहां आपको और स्पष्ट हो जाएंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो। ठीक है, तो जो सेरिब्रम है तो ये सबसे बड़ा भाग होता है हमारे ब्रेन का। ठीक ना। तो यही मुख्य अंग होता है जो कि सोचने का काम, समझने का काम, याददाश्त, जो स्मृति शक्ति होता है, चेतना, संवेदना और इच्छा शक्ति, इन सभी को नियंत्रित करता है कौन, सेरिब्रम। ठीक है, यदि सेरिब्रम नहीं होता तो हम सोच नहीं पाते, सेरिब्रम नहीं होता तो हम किसी भी चीज को समझ नहीं पाते। ठीक ना। याददाश्त, जो स्मृति शक्ति है, अभी हम बोल पा रहे हैं किसके वजह से, सेरिब्रम के वजह से। याददाश्त है, याद शक्ति है, स्मृति है, ठीक ना, स्मरण है, तो इसलिए बोल पा रहे हैं। संवेदना, मान के चलो कोई भी चीज को हम छुए, ठीक ना, तो उसकी जानकारी किसके पास जाएगा, सेरिब्रम के पास। तो ये संवेदनाएं हो गए, जो भी सुख दुख हो गया, इसकी संवेदनाएं किसके पास जाएगा, सेरिब्रम के पास। इच्छा शक्ति, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ये सब कौन नियंत्रित करता है, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा भाग है थैलेमस। तो ये जो थैलेमस होता है ये क्या करता है, बाहरी जो वातावरण है, बाहरी जो तापमान है, तो उसका ज्ञान कराता है कि बाहर का वातावरण ठंडा है कि गर्म है। इसके अलावा ये स्पर्श द्वारा, जैसे किसी वस्तु को छूते हैं तो वो ठंडा लगता है, ठीक ना, तो ठंडा, और किसी वस्तु को छूते हैं तो वो गर्म लगता है, तो गर्म का ज्ञान कराता है, आभास कराता है कौन, थैलेमस। अब देखिए जो अग्र मस्तिष्क है उसका तीसरा भाग है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो शरीर के अंदर का जो वातावरण है तो उसका ज्ञान कराता है, शरीर के आंतरिक जो तापमान है उसका ज्ञान कराता है कौन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, गुस्सा, प्रेम, नींद, यौन व्यवहार आदि को नियंत्रित करके रखता है और इनको एक्टिव भी करता है। जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक ना, तो उसको सल्फोनिक एसिड एक्टिव रखता है, और इसीलिए देखिएगा जो संत महात्मा होते हैं वो प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि प्याज लहसुन में सल्फोनिक एसिड की मात्रा बहुत अधिक होता है, और जैसे सल्फोनिक एसिड पहुंचता है हाइपोथैलेमस में कि ये एक्टिव हो जाता है, ठीक ना। जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और जो युवावस्था के व्यक्ति होते हैं, जो एडल्ट स्टेज के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, तो उनमें हाइपोथैलेमस बहुत अधिक एक्टिव होता है, ठीक ना। देखिएगा बच्चे को सोते हुए देखेंगे तो वो सोता ही रहेगा, थोड़ा सा उसको ऐसे टच जैसे करेंगे कि वो चौंक जाएगा, अचानक उठ जाएगा, मतलब हाइपोथैलेमस बहुत एक्टिव है। और यौन व्यवहार में देखेंगे जो 17 से 21 साल के बच्चे होते हैं, तो किसी को भी
देख लेंगे, खासकर लड़का लड़की को देख लेंगे, लड़की लड़का को देख लेंगे, तो एक दूसरे के ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। किसके वजह से? हाइपोथैलेमस की वजह से। बहुत किसी किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर गुस्सा रुकता ही नहीं है कि कोई कोई बहुत तेज से रोने लगता है, फिर वो रोता ही रहेगा, वो शांत होने का नाम ही नहीं लेगा। कोई कोई एकदम शांत रहेंगे, वो किसी से मतलब नहीं रखेंगे। इसका मतलब ये सब काम कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। तो ये आपको समझ में आया होगा। जो अग्र मस्तिष्क है उसके 3 भाग सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और उनके ये सब कार्य थे। अब देखिए जो मध्य मस्तिष्क है, जो मिड ब्रेन है, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है सेरिब्रल और दूसरा है कार्पोरा, ठीक ना। तो यहां कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें सेरिब्रम था, इसमें सेरिब्रल है, ठीक ना। तो सेरिब्रल क्या होता है? जो स्पाइनल कार्ड है और जो मस्तिष्क है, तो इसको जोड़ कर रखता है। कैसे? देखिए जो मस्तिष्क होता है, ये मान लो मस्तिष्क है, तो उससे ऐसे पूंछ जैसे संरचना निकला रहता है, उसको कहा जाता है स्पाइनल कार्ड, सुषुम्ना, ठीक ना। तो ये सुषुम्ना और जो मेन मस्तिष्क है, उन दोनों को जोड़कर रखता है सेरिब्रल। अब दूसरा भाग है कार्पोरा। तो जो कार्पोरा है, ये देखने और सुनने का काम करता है। कोई भी चीज को हम देखते हैं, ठीक ना, तो उसकी जानकारी कहां तक पहुंचाता है? सेरिब्रम तक पहुंचाता है। कोई भी चीज हम कान से सुनते हैं तो उसकी जानकारी पहुंचाता है सेरिब्रम तक। कौन? कार्पोरा। तो ये आपको समझ में आया होगा, सेरिब्रल और कार्पोरा। अब देखिए लास्ट बचा है पश्च मस्तिष्क, जिसको हाइंड ब्रेन कहते हैं। तो हाइंड ब्रेन के 3 भाग बताया था मैं, कौन कौन सा? एक होता है पोन्स, दूसरा होता है सेरिबेलम और तीसरा होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक ना। तो ये जो पोन्स होता है उसका काम क्या होता है? पोन्स का काम होता है, जैसे आप रात को सो गए, ठीक ना, अब रात को सोने के बाद आपको सपना आने लगा, ठीक ना। तो जो सपना आने लगा, तो उस सपना को कंट्रोल कौन करता है? पोन्स करता है, ठीक ना। आप सोए हैं रात को, सपने में आपको सांप काट दिया। सांप काटने के बाद आपका शरीर एकदम पसीने पसीना हो गया। जब आपका नींद खुला तो आप पसीने से लथपथ थे। तो ये सब काम कौन कर रहा है? पोन्स कर रहा है। आप सोए हैं, ठीक ना, और आप सोए सोए आकाश में उड़ रहे हैं सपनों की दुनिया में, ठीक ना। तो ये कौन कर रहा है? पोन्स कर रहा है। सपना ये शरीर को उत्तेजित करती है, ठीक ना, तो ये प्रभावित करता है सपना और उत्तेजना को, पोन्स। दूसरा भाग है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करके रखता है, ठीक ना। जैसे चलना हो गया, फिरना हो गया, बोलना हो गया, ठीक ना, दौड़ना हो गया, खाना पीना, ये सब को नियंत्रित कौन करता है? सेरिबेलम। कहने का मतलब जो शरीर है, ठीक ना, तो इसमें जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, तो इसको नियंत्रित कौन कर रहा है? सेरिबेलम। जैसे हम खाना खा रहे हैं, तो इसको नियंत्रित कौन कर रहा है? सेरिबेलम। और किसी किसी में तो सेरिबेलम इतना एक्टिव हो जाता है कि आप सर्कस वगैरह में देखेंगे तो वो रस्सी पे चलकर दिखाते हैं। और बहुत सारे तो जानवर ऐसे होते हैं, हाथी को कुर्सी में बैठा देते हैं। तो इसका मतलब क्या? हाथी में भी सेरिबेलम एक्टिव बहुत अधिक है। ऐच्छिक क्रियाएं जो शरीर में हो रही हैं, तो उसको नियंत्रित करता है कौन? सेरिबेलम। अब देखिए अब जो तीसरा भाग है वो है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो मेड्यूला ऑब्लंगेटा करता क्या है? जो शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जो हमारे इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो उसको कहा जाता है अनैच्छिक क्रिया। तो अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक ना। हम तो खाना तो खा लिए, तो क्या हम आदेश देते हैं अपने स्टमक को और जो छोटी आंत बड़ी आंत है कि नहीं भोजन का पाचन करो? ऐसा नहीं है, वो अपने आप करना शुरू कर देते हैं। कौन उसको नियंत्रित करता है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा। क्या हम नाक को बोलते हैं कि सांस लो? नहीं, वो अपने आप सांस चला जाता है और क्रिया करके वापस लौट आता है। तो उसको नियंत्रित कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा। हम पानी पीते हैं तो क्या अंदर जाके बोलते हैं कि नहीं इसका उत्सर्जन करो, इसको बाहर निकालो? नहीं बोलते हैं, अपने आप ये हो जाता है, ठीक ना। तो इसको सबको नियंत्रित कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना है, क्योंकि हम स्पाइनल कार्ड में आगे बढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम स्पाइनल कार्ड के बारे में बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। यदि आपको ये ब्रेन वाला जानकारी अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।